एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से फ्यूचर के अंदर हमें ये बात पता चलती है कि वहाँ पे माइस्ट्रो हल्क और फ्यूचर का टोनी स्टार्क वो इस वाले टोनी स्टार्क को यहाँ पे इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि वो लोग बेसिकली पूरी की पूरी टाइम स्ट्रीम के अंदर एक तरह से स्टक होकर रह गए हैं। और हमें ये बात पता चलती है कि इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को जो उन्होंने तोड़ा था, जिसकी वजह से पूरी यूनिवर्स बर्बाद हो रही है, उसके पीछे उन बच्चों एवेंजर्स का कोई कसूर ही नहीं था, बल्कि सबके अंदर कैंग का ही करा धरा था और उसने सिर्फ एवेंजर्स को यहाँ पे बुलाने के लिए पूरी की पूरी कहानी अपनी तरफ से बुनी थी। तो हमें यहाँ पे दरअसल पता चल रहा है कि कैंग ने फैसला करा था अल्ट्रॉन से मुकाबला करने का, और क्योंकि वो बार बार अल्ट्रॉन से हारा जा रहा है तो वो बार बार टाइम में पीछे जाके इस पूरी की पूरी चीज़ को बार बार जी रहा है। तो यहाँ पे जो फ्यूचर के एवेंजर्स है, जैसे माइस्ट्रो हल्क हो गया और फ्यूचर का टोनी स्टार्क हो गया, तो वो इस टाइमलाइन के अंदर फंस के रह गए हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने पास के टोनी स्टार्क को यहाँ पे बुलाया था ताकि वो ये सारी की सारी बातें उनको समझा सकें और उनको उस टाइमलाइन के अंदर एग्जैक्ट भेज सकें जहाँ से सबकी शुरुआत हुई है। और इसी तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन जो है नोवार, कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन के साथ ठीक उसी मोमेंट के अंदर पहुंचता है और वो आके अल्ट्रॉन से मिलता है। तो अब आगे और इसी तरह हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन पूछता है कि तुम्हें मुझसे फेवर चाहिए। आखिरकार टोनी स्टार्क अल्ट्रॉन से किस किस्म का फेवर मांग सकता है? आखिरकार ऐसा कौन सा फेवर है जो कि तुम्हें बेनिफिट दे और मुझे हार्म भी ना करे? तो वहीं से हम देखते हैं आयरन मैन बताता है एक टाइम ट्रेवल जो कि जाना जाता है कैंग द कॉन्करर के नाम से। तो अल्ट्रॉन बोलता है कि हाँ, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो अपने आप को इमोर्टस और फारा रेमोटट के नाम से भी बुलाता है। तो आयरन बोलता है कि मतलब तुम उसके बारे में जानते हो? तो बोलता है कि हाँ, जाहिर सी बात है। तो वहीं से आयरन बोलता है कि वो बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला इस टाइमलाइन के अंदर वो तुमसे जंग छेड़ने की कोशिश करेगा। तो अल्ट्रॉन पूछता है कि ऐसा क्यों? तो आयरन बोलता है कि क्यों का क्या मतलब है? तो अल्ट्रॉन बोलता है कि कैंग आखिरकार यहाँ पे क्यों आएगा? तो आयरन बोलता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। तो अल्ट्रॉन पूछता है कि ये जंग शुरू किस वजह से होगी? तो आयरन बोलता है कि मैं दोबारा कहूँगा कि मुझे इस बारे में भी नहीं पता है। तो अल्ट्रॉन बोलता है तो तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि ये पूरी की पूरी जंग किस चीज़ के ऊपर लड़ी जाने वाली है? तो आयरन मैन बोलता है कि मैं ऐसा अस्यूम कर सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी जंग पावर और टेरिटरी के ऊपर ही होगी। तो वहीं से अल्ट्रॉन बोलता है कि तुम्हारी पूरी की पूरी लैक ऑफ डिटेल्स है, मैं इस बात को सजेस्ट कर सकता हूँ कि तुम एक बहुत ही बड़ा झूठ बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे वाइटल साइंस की तरफ देखूं तो वो पहले से बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड हुए हैं, क्योंकि तुम इस बात को जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए फिजिकल डेंजर हूँ और तुम मेरी प्रेजेंस के अंदर मौजूद हो। तो मैं इस बात से यही इंडिकेट कर सकता हूँ कि तुम सच कह रहे हो। और इसी तरह अल्ट्रॉन बोलता है कि म्यूटेंट वुल्वरीन अपने क्लॉज को जरा होल्ड के ऊपर रख लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो भले एडामेंटियम से क्यों ना बने हुए हो, लेकिन मेरा ये फिजिकल शेल ये बना है वाइब्रेनियम और एडामेंटियम की अलॉय से, जिस तरह से कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी गई है। इसलिए अगर तुम्हें मेरी पूरी की पूरी फिजिकल डिजाइन के अंदर एक वीक स्पॉट मिल भी गया और तुमने इसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया तो उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मैं अपनी कॉन्शियसनेस को किसी और बॉडी के अंदर दोबारा से रीबिल्ड कर लूंगा, तो तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वुल्वरीन बोलता है कि अगर ऐसी बात है बब, तो तुम इतनी परवाह क्यों कर रहे हो मेरी? तो वहीं आयरन मैन बोलता है कि देखो बस ये बहुत हो चुका है, मेरी बात जरा गौर से सुनो, बहुत जल्द यहाँ पे वॉर होने वाली और हम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो बहुत जल्द शुरू होगी और उसको हमने अपनी आंखों से देखा है। ये यहीं पे सेंट्रल पार्क के अंदर होगी और पूरी की पूरी अर्थ जल के बर्बाद हो जाएगी। हम जानते हैं कि ये ऐसा होगा ही। तो अल्ट्रॉन बोलता है कि तुम उस वॉर के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी तुमने उस बैटल को देखा है? तो आयरन बोलता है कि हाँ, मैंने देखा है। तो अल्ट्रॉन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी सारी की सारी बातों का अंदाजा लगाते हुए अपनी कैलकुलेशंस करूं तो मैं इस नतीजे पे पहुंचाऊं कि इस पूरी की पूरी बैटल के अंदर मैं ही जीतूंगा। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ, ये बात सच है। तो वहीं से अल्ट्रॉन बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे यहाँ पे आके एक अच्छी वार्निंग दे दी। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि लेकिन यहाँ पे असल बात यह है कि तुम्हें यहाँ पे कैंग को जीतने देना होगा। तो वहीं से अल्ट्रॉन बोलता है तो इसका मतलब ये है कि मैं ये प्रिज्यूम कर सकता हूँ कि इस पूरी की पूरी जंग का जो भी नतीजा होगा उसका एक बहुत ज़्यादा अपोकलिप्टिक इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से स्पेस टाइम कॉन्टिनेंटम वो बर्बाद हो सकता है और शायद कैंग अपनी पावर को अब्यूज़ करने के लिए उस पूरी की पूरी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, वो इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को तोड़ देगा। अगर सच कहूँ तो ये ऑलरेडी हो चुका है, इसका पूरा का पूरा रिपल इफेक्ट जो है वो हर डायरेक्शन में फैल चुका है। तो अल्ट्रॉन बोलता है और अगर इस तरह से हुआ तो इस पूरी की पूरी रियलिटी का फैब्रिक जो है वो अनरेवल हो जाएगा। आयरन मैन बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसके जरिए हर एक चीज़ और हर एक शख्स जो एक बहुत ही बड़े खतरे में फंस सकता है। तो अल्ट्रॉन बोलता है कि हाँ, उसमें तो मैं भी शामिल हूँ ना। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि इस वक्त इस पूरे के पूरे टाइम स्टॉर्म हुरिकेन के अंदर हम लोग बीचों बीच खड़े हुए हैं, और वुल्वरीन बोलता है कि अगर ये पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद हो गई और टाइमलाइन खत्म हो गई तो तुम्हारे पास भी रूल करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो वहीं से अल्ट्रॉन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सारी की सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो वहीं से मार्वल बॉय आता है और कहता है कि मेरा नाम नोवार है, जो कि क्री से बिलोंग करता है, लेकिन इस वक्त मैं अर्थ का प्रोटेक्टर हूँ। मेरे पास टाइम ट्रैवल की काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड सोर्स मौजूद है, मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा सकता हूँ और तुम्हें दिखा सकता हूँ अगर तुम्हें देखना चाहते हो, अगर तुम्हें हमारी बात पे विश्वास नहीं है। तो अल्ट्रॉन बोलता है कि तुम अपनी टाइम ट्रैवल डिवाइस मेरे हवाले कर दो, मैं जाके उसको खुद देख लूँगा।
तो मावे बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम हमें यहाँ पे छोड़ के चले जाओगे। तो अल्ट्रॉन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये एक तरह का ट्रैप है, और अगले पल वो एक सेकंड के लिए सोचता है और अपने हाथ को ऊपर उठाता है और ठीक उसी तरीके से अटैक करता है जिस तरह एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन ने जो है आयरन मैन के ऊपर अटैक किया था। और हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन वहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स के ऊपर जबरदस्त किस्म का एक ब्लास्ट बरसा देता है और वो बोलता है अल्ट्रॉन, इंटरेस्टिंग, लगता है कि तुम क्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो आयरन मैन बोलता है कि हम यहाँ पे मुकम्मल तौर से प्रीपेड आए थे, हम इस बात को प्रूव कर देना चाहते थे कि यहाँ पे हम कोई ट्रिक या ट्रैक नहीं चल रहे हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इस बात को याद रखना, जो मैंने तुमसे कहा है, वो तुमसे यहाँ पे एक फाइट के लिए आएगा, वो तुम्हें चैलेंज करेगा, लेकिन मैं तुमसे और तुम्हारी सुपीरियर इंटेलिजेंस से इस बात की भीख मांगता हूँ कि तुम्हें इस जंग को हारना ही होगा। अगर तुम आज ये जंग हार जाते हो तो तुम किसी और दिन उससे लड़ सकते हो, तुम कोई और प्लेनेट ढूंढ सकते हो जहाँ पे तुम लड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम इस फाइट को लड़ते हो और इस फाइट को जीतने की कोशिश करते हो तो सब कुछ खो बैठोगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम सब खत्म हो जाएंगे। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली आयरन मैन यहाँ पे कैंग को समझाने के बजाय अल्ट्रॉन को आके समझा रहा है, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा ऑड लग रही होगी कि वो एक सुपर विलन को आके समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कैंग जो कि इस बात को जानता है कि वो टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है उसको नहीं समझा रहे। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि कैंग जो है वो इस वक्त जब अल्ट्रॉन से लड़ने के लिए आएगा तो उस वक्त उसको अंदाजा नहीं है कि वो जंग हारेगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि वो मल्टीपल टाइमलाइन से बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा वेपन्स को लेकर आ रहा है अल्ट्रॉन से मुकाबला करने के लिए, तो वही जीतेगा। लेकिन अल्ट्रॉन इस पूरी की पूरी टाइमलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। तो आयरन मैन अल्ट्रॉन के पास इसीलिए आया क्योंकि उसके पास एक AI दिमाग है और वो लॉजिक के साथ सोचता है, ना कि इमोशंस के साथ। तो उसने जब अपनी सारी की सारी कैलकुलेशंस करी तो कहीं ना कहीं उसको आयरन मैन की बातें समझ में आने लगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे वही पैनल नजर आ रहा है जब कैंग यहाँ पे वापसी सारे के सारे एवेंजर्स को वार्निंग देने के बाद आता है माइस्ट्रो के पास, और माइस्ट्रो बोलता है कि बहुत जल्द वो एवेंजर्स जान जाएंगे कि हल्क इन सब में सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से फ्यूचर का टोनी स्टार्क बोलता है, क्या तुम बैनर अभी भी इस बात को ब्लेम कर रहे हो कि अल्ट्रॉन के पीछे जो वजह थी वो हम लोग थे, यानी कि एवेंजर्स ने उसको बनाया था? तो कहता है कि हाँ, वो तो उन्होंने बनाया ही था ना। तो टोनी बोलता है इसका मतलब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। तो बैनर बोलता है कि तुम्हें इसके लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी ना टोनी। तो टोनी बोलता है कि बैनर, तुम और मैं एक बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से जीते हुए आ रहे हैं और तुमने और मैंने, हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी बहुत सी गलतियाँ करी हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का वक्त अब आगे गुजर चुका है। उसी तरह देखते हैं कैंग यहाँ पे बोलता है कि अब मैं तुम लोग को बताता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होने वाला है। दी एवेंजर्स, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे आएंगे और वो देखेंगे इस पूरी की पूरी दुनिया को, और फिर वो हमसे मिलेंगे और हम उनको पूरा का पूरा प्लान समझाएंगे। उसके कुछ दिन बाद वो जाके अल्ट्रॉन के पास दोबारा जाएंगे और उसको ये इस बात पे अग्री करेंगे बनाने के लिए कि वो इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को रुइन ना करे मुझसे लड़के। तो वो सारे के सारे किड एवेंजर एकदम परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आखिरकार तुम कैसे इस बात को जानते हो कि ये काम करेगा? तो वहीं से कैंग बताता है कि कल मेरी जो यंगर सेल्फ है वो दोबारा से अल्ट्रॉन के खिलाफ एक अटैक को लॉन्च करेगी। तो वहीं से वो लोग पूछते हैं कि अगर तुम्हें ये सब कुछ पता है तो तुम अपने आप को जाके वहाँ पे रोक क्यों नहीं सकते हो? तो कैंग बोलता है कि मैं ऑलरेडी इस बात को ट्राई कर चुका हूँ लेकिन ये काम नहीं करता है। तो माइस्ट्रो बोलता है कि तुम्हें और ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्राई करना चाहिए था। तो कैंग बोलता है कि मेरी यंगर सेल्फ वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मुझे बताओ बैनर, क्या तुम इस बात से रिलेट कर सकते हो? मुझे ये सब समझने में, ये सब रियलाइज़ करने में एक बहुत ही ज़्यादा लंबा अरसा लग गया, एक बहुत ही ज़्यादा अरसा, कि मैं एक वेल मैन नहीं हूँ, मेरा शायद दिमाग ख़राब है और मैं गलत सोच रहा था। तो वहीं से टोनी स्टार्क बोलता है कि गाइस, मेरे ख्याल से तुम्हें इस टाइम ट्रैवल ट्रेलिस्ट को यहाँ पे अकेला छोड़ देना चाहिए। लिटिल एवेंजर्स, तुम लोग जाकर थोड़ा सा रिकॉन कर लो और देखो अगर तुम लोग को कोई चीज़ नज़र आती है। और माइस्ट्रो बोलता है कि हाँ, लेकिन किसी की नज़र में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब देखते हैं कि वहाँ पर जो लेडी होती है वो पूछती है क्या मैं भी उनके साथ जाऊँ? तो बैनर बोलता है कि नहीं हनी, तुम यहीं पे मेरे साथ रहो। इसी तरह देखते हैं कि सारे के सारे किड एवेंजर्स यहाँ पे आते हैं सेंट्रल पार्क के अंदर और दूर से अपनी दूरबीन वगैरह के जरिए अल्ट्रॉन के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अल्ट्रॉन यहाँ पे बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ है और वो कोई भी मूव नहीं ले रहा है और ना ही किसी को कुछ कर रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन उनकी तरफ देख भी लेता है। इसी तरह देखते हैं कि वो किड एवेंजर्स एकदम डर जाते हैं कि अल्ट्रॉन ने उनको देख लिया है, लेकिन अल्ट्रॉन उनको देखने के बाद भी कुछ नहीं करता। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले ही पल वहाँ पे, अगले सेकंड वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का पोर्टल खुलता है और सारे के सारे वही एवेंजर्स, पूरे की पूरे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, क्वेज़ार, सिल्वर सर्फर, कैप्टन मार्वल, हरक्यूलिस और अलग दुनिया भर के जितने भी सुपर हीरोज मार्वल के अब तक मौजूद थे, उन सबको कैंग यहाँ पे अल्ट्रॉन के खिलाफ लड़ने के लिए आया है। और इसी तरह देखते हैं कि कैंग बोलता है कि अल्ट्रॉन, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। और इसी तरह देखते हैं कि वहाँ पे जितनी भी फोर्सेस होती हैं, बड़ी बड़ी आर्मीज होती हैं, पूरे पूरे अरमाडाज होते हैं, वो अल्ट्रॉन की बॉडी के ऊपर अंधाधुन आके अटैक करना शुरू कर देते हैं। और किड एवेंजर्स इस सारी के सारे तमाशे को वहाँ पे दूर बैठ के देख रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे इतने ज़बरदस्त किस्म के ब्लास्ट के बावजूद भी अल्ट्रॉन की बॉडी को कुछ भी नहीं होता। तो कैंग बोलता है कि सबके सब लोग दोबारा एक साथ करेंगे फिर से। और इस तरह हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन वहाँ पे कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वहाँ पे अल्ट्रॉन जो है अपना आज निशाना नहीं लेता है। और अगले बार हम देखते हैं कि कैंग वहाँ पे अपनी फोर्सेस के साथ आके अल्ट्रॉन के ऊपर दोबारा से अटैक करता है और अल्ट्रॉन की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। तो वहीं पे विक्टर वॉन डूम बोलता है क्या बस हो गया कैंग? तो वहीं से हरक्यूलिस बोलता है लगता है कि हमने आज बहुत अच्छे तरीके से लड़े हैं। तो वहीं से सिल्वर सर्फर बोलता है कि मैं इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था।
तो कैंग बोलता है लगता है कि तुम कुछ गलत एक्सपेक्ट कर रहे थे सिल्वर सर्फर। लेकिन वहीं से डूम बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता है, इसमें कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे किड एवेंजर्स भी देखिए एकदम परेशान है कि आखिरकार ये हुआ क्या है, इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया और अल्ट्रॉन गायब हो गया। तो वहीं से कैंग आता है अल्ट्रॉन की बॉडी को उठाते हुए बोलता है कि वेल डन। तो विक्टर वॉन डूम बोलता है कि एक्सप्लेन योरसेल्फ कैंग, आखिरकार ये कौन सी रियलिटी और ये कौन सा ईयर है। तो कैंग बोलता है कि यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है डॉक्टर डूम, हमने उसको पकड़ लिया और हमने उसका काम तमाम कर दिया। तो वहीं से विक्टर वॉन डूम बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसने पूरी की पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया था, एवेंजर्स का नामो निशान मिटा दिया था, तो क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये खत्म हो चुका है। तो कैंग बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो वहीं से डूम बोलता है इसका मतलब कि तुमने मुझसे झूठ बोला, ये उतना बड़ा खतरा नहीं था जितना तुमने मुझे बोल के यहाँ पे लेकर आए हो। तो कैंग बोलता है कि ओ बस भी करो, अपना मुंह बंद कर लो। तो डूम बोलता है कि डूम से कोई इस तरीके से बात नहीं करता है। तो कैंग बोलता है कि अच्छा तो यहाँ से चले जाओ कहीं और उसी तरफ देखते हैं कि कैंग वहाँ पे अपने आर्मर का एक बटन दबा के उन सारे के सारे हीरोज को वापसी उनकी अपनी अपनी टाइमलाइन के अंदर भेज देता है। और वो सारे के सारे किड एवेंजर्स बोलते हैं कि अब आखिरकार यहाँ पे ये हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि कैंग वहाँ पे खड़ा हुआ होता है अल्ट्रॉन की बॉडी को लिए हुए और कहता है कि ये वो किंगडम नहीं है जो कि मैं चाहता था, ये वो बैटल नहीं है जिसको मैं लड़ना चाहता था, तुमने सब कुछ रूइन कर दिया है अल्ट्रॉन। शायद मुझे टाइम के अंदर और पीछे जाना चाहिए और जाके एवेंजर्स की मदद करनी चाहिए तुम्हें डिस्ट्रॉय करने में जब तुम उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लेकिन उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, तुमने मुझे बाकी में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा है अल्ट्रॉन। मुझे लगा था कि ये मेरी ज़िंदगी की वो बैटल होगी जिसकी मैंने आज तक उम्मीद करी थी, जो कि मेरी ग्रेटेस्ट बैटल बन सकती थी, लेकिन मैं अपनी उस दुनिया को ज़रूर तलाश करूंगा जिसको मैं खुद से कॉन्क्यूर करूंगा अपनी मेहनत से, और मेरे पास उस दुनिया को तलाश करने के लिए वक्त ही वक्त मौजूद है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कैंग ने अल्ट्रॉन को हरा तो दिया है, लेकिन अभी भी वो इस जीत के साथ सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, क्योंकि अल्ट्रॉन ने तो यहाँ पे उसके ऊपर कोई एक अटैक तक नहीं करा और वो उस बात को जानता था कि जब उसको टोनी स्टार्क ने बोला था कि उसको आज यहाँ पे हारना होगा और उसने वैसा ही करा। तो इसमें सब में देखा जाए तो अल्ट्रॉन वाकई में एक बहुत ज़्यादा स्मार्टर सुपर हीरो है। और इसी तरह हम लोग न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सारे के सारे अटैक्स वगैरह अचानक रुक चुके होते हैं, सारे के सारे लोग चले गए होते हैं और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया होता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे किल रेवन जो होता है वो बोलता है गाइस अगर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है तो मैं आखिरकार यहाँ पे अभी तक क्या कर रहा हूँ। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि वहाँ पे टोनी बोलता है कि तुम लोगों ने ये कर दिखाया। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं क्या हमने कर दिया है। तो आयरन मैन बोलता है फ्यूचर का कि 2 दिन पहले कैंग ने जो है यहाँ पे अल्ट्रॉन से मुकाबला करा और उसने अल्ट्रॉन को हरा दिया। तो वोल्वरीन बोलता है कि उसके बाद क्या हुआ। तो कहता है उसके बाद कुछ नहीं, कैंग जो है यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले गया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैंग मौजूद होता है वो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी तरह कैंग द कॉन्करर बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो माइस्टर बोलता है कि थैंक यू, तुमने ऑलमोस्ट इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया था, हमने तुम्हारा कचरे को साफ करा और तुम यहाँ पे से हमसे थैंक यू कह रहे हो। अब मेरी बात सुनो और अपने ऊपर एक फेवर करो कि ठीक उस टाइमलाइन के अंदर चले जाओ और जहाँ कहीं से भी तुम आए थे और वहाँ पे अपनी ओल्ड एज से अपनी जान गवा बैठो, बस यही तुम्हारी अब सज़ा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि फ्यूचर का टोनी स्टार्क यहाँ पे आता है टोनी के पास और कहता है कि टोनी ज़रा मेरे साथ चलना, देखो मैं चाहता हूँ कि जब तुम टाइम में वापसी जाओ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक फेवर ज़रूर करना। तो बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम जो कुछ भी कहोगे। तो आखिरकार तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो वहीं से वो बोलता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि पास में जाके तुम जो है सबकी तैयारी करना शुरू कर दो, यानी कि अल्ट्रॉन हॉलोकॉस्ट की। क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि चाहे हम कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन इवेंचुअली अल्ट्रॉन लौट के वापसी ज़रूर आएगा, चाहे तुम उसकी हर एक पर्सनैलिटी हर एक बॉडी को ख़त्म क्यों ना कर दो, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और जब वो वापसी लौट कर आएगा तो वो हर एक कोशिश करेगा पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को मिटाने के लिए। और तुम इस बात को जानते हो कि अल्ट्रॉन के बनाने के पीछे तुम लोगों का एक बहुत ही बड़ा हाथ था, इसमें तुम्हारा फॉल्ट था, इसमें अवेंजर्स का फॉल्ट था। तो इसकी जिम्मेदारी तुम लोगों की है कि तुम लोगों को इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना होगा और उसको रोकना होगा। और मुझे इस बारे में अब कोई परवाह नहीं है कि इसके लिए तुम्हें किसको सेक्रीफाइस करना पड़े या किसकी जान तुम्हें दांव पर लगानी पड़े, क्योंकि इस सब की कॉस्ट इन सबसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें ये सब होने से रोकना ही होगा, वरना तुम्हारे सारे के सारे दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने मारे जाएंगे, जैसे मेरे दोस्त मेरी आंखों के सामने मारे गए हैं। और सालों तक तुम सिर्फ इस बात का अफसोस करते रहोगे कि तुमने वो काम तब नहीं करा जब तुम्हें वो कर देना चाहिए था। टोनी स्टार्क तुम्हें इसकी तैयारी करनी होगी और तुम्हें इसको रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो फ्यूचर का टोनी स्टार्क है वो टोनी स्टार्क का हाथ पकड़ के उसके हाथ में एक डिवाइस देता है। और अगर आपको याद होगा तो बेसिकली ये वही डिवाइस है जो कि पहले एपिसोड के अंदर कैंग आयरन मैन की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए लेकर आया था, जो कि एक तरह का एंटी मैटर डिवाइस थी जिसके जरिए एक बहुत ही खतरनाक किस्म का धमाका किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिस पर आयरन मैन ने बोला था कि उसने इस बात की कसम खाई थी कि कभी वो इस चीज़ को नहीं बनाएगा। तो उसका मतलब ये है कि बेसिकली जो फ्यूचर का आयरन मैन था उसने भी इस बात के ऊपर अब कायम था कि वो कभी इस डिवाइस को नहीं बनाएगा, लेकिन जब उसके फ्यूचर में अल्ट्रॉन आया, उसने अपनी आंखों के सामने सारे के सारे लोगों को मरता हुआ देखा, दुनिया को बर्बाद होता हुआ देखा, तो उसने तब जाके इस डिवाइस को बनाया। और अब ये डिवाइस हमारे पास वाले टोनी स्टार्क को इसीलिए दे रहा है ताकि जब ऐसा कुछ होने लगे, यानी अल्ट्रॉन आए, तो वो इस डिवाइस का इस्तेमाल करके उन सबको बचा ले।
तो उसी तरह हम देखते हैं कि टोनी ये देख के काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन फ्यूचर का टोनी उससे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये करना ही होगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन बोलता है तो थॉर की यहाँ पे एक बेटी है हाँ। तो वहीं से वो कहती है तो इसमें इतनी फ़नी क्या बात है। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि यार इसको इमेजिन करना काफ़ी ज़्यादा मज़ा लग रहा है कि थॉर ने मतलब। तो वहीं से आयरन बोलता है कि भाइयों अब वक्त हो गया वापसी जाने का। तो कैप्टन बोलते हैं क्या तुम ठीक हो टोनी। तो कहता है कि हाँ बस मैं घर जाना चाहता हूँ वापसी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सारे के सारे लोग यहाँ से वापसी जा रहे होते हैं और वहीं पे किड एवेंजर्स बोलते हैं क्या वो बकी बांस था। तो माइस्टर बोलता है कि हाँ वो वही था। तो वो कहती है कि मुझे उससे बहुत नफरत है। तो बोलता है कि हाँ उसको नहीं पता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, स्पेशली उस सन ऑफ अ बिच के साथ। तो वो बोलता है कि मैं इस बात पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड हूँ कि तुम लोगों ने उसके फेट के बारे में नहीं बताया कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होगा। मेरे ख्याल से ये वक्त अभी सही नहीं है। तो उसी तरह देखते हैं कि माइस्टर पीछे पलटता और रैकेंग की तरफ देखते हुए बोलता है देखा तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटस, अपने बच्चों से ही कुछ सीख लो कि किस तरह से इन बच्चों ने उनके सामने उनका फ्यूचर नहीं बताया, उनके बारे में कोई बात रिवील नहीं करी और एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। मेरे ख्याल से तुम्हें इन बच्चों से कुछ सीख लेना चाहिए। तो अगले पल कैंग बोलता है कि एब्सोल्युटली मैं इन सबसे बहुत कुछ सीख चुका हूँ और मैं ये समझ चुका हूँ कि तुम्हें कैसे हराया जा सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि कैंग यहाँ पे अपने ग्लव्स के जरिए एक जबरदस्त किस्म की डिवाइस को ऑन करता है जिसके अंदर से खतरनाक किस्म की लेजर बीम्स निकलती हैं जो कि यहाँ पे माइस्ट्रो और आयरन मैन दोनों के सीनों को चीर देती हैं। और टोनी बोलता है वहाँ पे कि नहीं ये नहीं हो सकता। और इसी तरह हम देखते हैं कि कैंग वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करके उसकी वहाँ पे जान ले लेता है और उसको जान से मार देता है। ये देख के सारे के सारे नेक्स्ट एवेंजर्स यानी कि किड एवेंजर जो हैं वो एकदम उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और एक एक करके वो कैंग के ऊपर अटैक करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कैप्टन की शील्ड के जरिए वो उसको उठा के बाहर फेंकते हैं। और अब बेसिकली हमें वही पैनल नजर आ रहा है जो कि हमने अपने पहले एपिसोड के पहले पैनल के अंदर देखा था, जहाँ पे वो बोलता है क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। और इसी तरह वो यहाँ पे सारी की सारी धमकियां देता है जिसके बाद वहाँ पे वो किड एवेंजर्स उसकी जान ले लेते हैं। तो बेसिकली ये वो फ्यूचर है जिसको उन लोगों ने सबसे पहले देखा था और उनको लग रहा था कि इसमें इन बच्चों की गलती है, लेकिन देखा जाए तो कैंग ने इनको ये सब करने के ऊपर मजबूर करा है। और क्योंकि उसने यहाँ पे टोनी स्टार्क को मार दिया फ्यूचर के और मास्टर के ऊपर अटैक करा तो इसलिए इन किड एवेंजर्स ने उसके ऊपर अटैक करके उसका काम तमाम किया। और इसी तरह हम लोग यहाँ से बेसिकली दोबारा एवेंजर्स टावर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली वो सब कुछ अपना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा लोग जो है सब नोवार की काफ़ी तारीफें कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, उसकी क्रिएट टेक्नोलॉजी, उसकी टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस और उसने एक तरह से देखा जाए तो पूरे के पूरे मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। और इसी तरह हमें मारी हिल बता दी कि अभी अभी मेरी स्टीव रॉजर्स से बात हुई है और उसने किल रेवन को जो है सेव एंड सिक्योर कर दिया है। तो ये बताओ कि क्या तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे, अगर तुम अवेंजर बनना चाहते हो तो तुम अवेंजर हो। तो नोवार बोलता है कि रियली। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो भाई इसके अंदर कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, लेकिन तो वहीं से हॉकर बोलता है कि लेकिन यहाँ पे तुम्हें इस तरह की क्रेजी चीज़ों से और क्रेजी लोगों से मिलने का मौका जरूर मिलेगा। तो स्पाइडर वुमन कहती है कि एग्जैक्टली। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है खैर अगर हम उन बच्चों की बात कर लें थोड़ी सी जिनसे मिले थे मतलब वो किन के बच्चे हो सकते हैं, वो लिटिल एवेंजर्स। तो वुल्वरीन बोलता है कि भाई अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं और हमें परवाह करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि यार ये स्पाइडर तो यहाँ पे सिर्फ ये जानना चाहता है कि इसको फ्यूचर में कोई लड़की वड़की मिलेगी भी या ऐसे ये फॉरएवर सिंगल रहने वाला है। तो वो कहता है कि भाई मुझे तो लड़की मिल जाएगी, तुम अपना देख लो। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सारी की सारी हंसी मजाक वगैरह चल रहा होता है, एक लाइट हार्टेड मूवमेंट चल रही है, तो वहीं पे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क यहाँ पे बिल्कुल इनसे अलग खड़ा हुआ और वो एक सोच के अंदर ही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि टोनी अपने हाथ में उस डिवाइस को देख के सोच रहा होता है क्योंकि टोनी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है क्योंकि टोनी ने इस बात की कसम खाई थी कि कभी वो इस डिवाइस को नहीं बनाएगा। लेकिन जो कुछ उसने फ्यूचर में देखा और जो कुछ उसके फ्यूचर सेल्फ ने उसको बताया है उसके बाद अब टोनी सोच रहा है इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के बारे में अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा होता है। दी एंड। सो गाइस आज हमारा एवेंजर्स के वॉल्यूम 4 का पहला स्टोरी आर्क यहाँ पे खत्म होता है जो कि तकरीबन 6 इश्यूज के अंदर था और 6 एपिसोड्स के अंदर मैंने आपके साथ इसको शेयर किया। तो आई होप कि आपको ये इशू बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पर्सनली ये सीरीज़ का जिस तरीके से स्टार्ट किया गया पूरे के पूरे टाइम ट्रैवलिंग के साथ, कैंग द कॉन्करर के साथ, माइस्ट्रो के साथ, यहाँ पे नेक्स्ट एवेंजर्स को दिखाया गया, यहाँ पे आयरन मैन, नोवार को, टाइम ट्रैवल, यानी कि भरपूर एक ज़बरदस्त किस्म का एक्शन पैक स्टोरी आर्क था। तो इसके बाद जो हमारा अगला स्टोरी आर्क होने वाला है वो उससे भी और ज़्यादा धमाकेदार होगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे अपने दूसरे कुछ कॉमिक्स की तरफ जाएंगे जिस तरह न्यू एवेंजर्स के कॉमिक्स, सीक्रेट एवेंजर्स की कॉमिक्स और उनके भी एक एक स्टोरी आर्क्स को मैं इसी तरह आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर मैं इस ओवरऑल पूरे के पूरे स्टोरी आर्क की बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि मुझे ये स्टोरी आर्क बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एक्शन से भरपूर था, स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और खासकर जो मेरी फेवरेट चीज़ थी वो ब्रायन माइकल बेंडिस की राइटिंग कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे पास्ट के इवेंट्स के ऊपर नजर डाली और फ्यूचर के जो कुछ आने वाले इवेंट्स हैं उस पूरी की पूरी टाइमलाइन के जरिए उन्होंने समझाने की कोशिश करी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टोनी के हाथ में ये डिवाइस आ चुकी है जिसका आगे जाके एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा और जो उन्होंने वार्निंग दी कि अल्ट्रॉन कभी ना कभी लौट के वापसी आएगा, तो ये इवेंट भी आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट बनेगा जो कि इसी कॉमिक से जाके जुड़ेगा। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि अवेंजर्स की जितनी भी मैं आपके साथ इशू यहाँ पे शेयर करूँगा, न्यू एवेंजर्स के इशू शेयर करूँगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हमारे आगे की बड़ी स्टोरीज़ के लिए। तो अगर आप इन इशूज़ को सही से नहीं फॉलो करेंगे तो आपको आगे जाके कन्फ्यूजन हो सकती हैं।
सो गाइस आई होप कि आपको ये आज का स्टोरी यार काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और इस तरह के ऑसम कॉमिक्स चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं जो कि हम एक टाइमलाइन के अंदर फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे मैं अपने चैनल और दूसरी अपडेट और न्यूज़ वगैरह शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।